आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब केंद्रीय बीजेपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। हमने देखा था जिस तरीके से अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मिला था। अब माना जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की कोर से देखने वाले उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 लोकसभा सीटें आती है, माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है। इसको लेते हुए अब यहाँ के प्रभारी को भी चेंज किया जा सकता है, जिसके लिए कल नितिन पटेल की एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से हुई थी। उसको लेकर अब अटकलों का दौर और तेज हो चुका है। माना जा रहा है इसमें कल तमाम नाम शामिल, जिसमें सीआर पाटिल, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान का नाम प्रमुखता से चल रहा है। पर जिस तरीके से नितिन पटेल ने एक मुलाकात की थी, माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का गुजरात से प्रभारी बनना लगभग तय माना जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब केंद्रीय बीजेपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। हमने देखा था जिस तरीके से अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मिला था। अब माना जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की कोर से देखने वाले उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 लोकसभा सीटें आती है, माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है। इसको लेते हुए अब यहाँ के प्रभारी को भी चेंज किया जा सकता है, जिसके लिए कल नितिन पटेल की एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से हुई थी। उसको लेकर अब अटकलों का दौर और तेज हो चुका है। माना जा रहा है इसमें कल तमाम नाम शामिल, जिसमें सीआर पाटिल, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान का नाम प्रमुखता से चल रहा है। पर जिस तरीके से नितिन पटेल ने एक मुलाकात की थी, माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का गुजरात से प्रभारी बनना लगभग तय माना जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब केंद्रीय बीजेपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। हमने देखा था जिस तरीके से अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मिला था। अब माना जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की कोर से देखने वाले उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 लोकसभा सीटें आती है, माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है। इसको लेते हुए अब यहाँ के प्रभारी को भी चेंज किया जा सकता है, जिसके लिए कल नितिन पटेल की एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से हुई थी। उसको लेकर अब अटकलों का दौर और तेज हो चुका है। माना जा रहा है इसमें कल तमाम नाम शामिल, जिसमें सीआर पाटिल, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान का नाम प्रमुखता से चल रहा है। पर जिस तरीके से नितिन पटेल ने एक मुलाकात की थी, माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का गुजरात से प्रभारी बनना लगभग तय। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लगातार बैठकें की जा रही है। एक बैठक 7 जुलाई को भी बुलाई गई है, जहां पे तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को बदलने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उनकी मुलाकात गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल से हुई और बताया जा रहा है कि नितिन पटेल को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, यानी कि यूपी बीजेपी का प्रदेश प्रभारी भी बना सकती है। इसके अलावा अन्य कई नामों को लेकर भी चर्चा चल रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें। इसके साथ ही सीआर पाटिल का भी नाम यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के तौर पर चल रहा है, यानी कि इन्हें भी प्रभारी बनाया जा सकता है। इन सब तमाम नामों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है। हालांकि जब बीजेपी में बैठक होगी, उसके बाद अंतिम जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेना है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगाती है या नहीं लगाती है। फिलहाल इनके नाम को लेकर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर लगातार एक्शन में है। 2024 से पहले क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाने में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, क्योंकि केंद्रीय बीजेपी का भी फोकस उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो जब भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती, या फिर 2019 का चुनाव रहा हो जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीती। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश ने केंद्र में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही एक वजह है कि चाहे वो पश्चिम हो या फिर पूर्वांचल, दोनों जगह पर बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने में लग गई है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पहले से ही निषाद पार्टी और अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर का भी खासा प्रभाव पूर्वांचल में है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की लगातार उनके साथ बातचीत चल रही है। हालांकि ये बातचीत अंदर खाने है, लेकिन अब पश्चिम में भी राष्ट्रीय लोकदल, जो कि समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, उसको भी साथ लेने की तैयारी है। वजह स्पष्ट है कि चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो या अभी हाल में हुआ नगरीय निकाय चुनाव रहा हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, क्योंकि जाट वोटों ने कहीं न कहीं बीजेपी की मुसीबत बढ़ाई है। खास तौर पर पश्चिम में मुरादाबाद मंडल की 6 की 6 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। यही एक वजह है कि अब 2024 के लिए आरएलडी को भी साथ लेने की कवायद लगातार जारी है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका जरूर होगा।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर हैं और आपको बता दें अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव से पहले हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर दौरे भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने पर जोर भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव का लगातार कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी प्रयोग कर ले उनका कोई भी प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में आपको बताया अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में वही प्रत्याशी मैदान में उतरेगा जो कड़ा मुकाबला कर सके। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी हो सकता है सपा की तरफ से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मध्य प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी जिस तरीके से उससे मारपीट की जाती है, कहीं ना कहीं सरकार के मामले को लेकर के निंदा ही बताया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने सवाल खड़ते हुए कहा है कि जिस तरीके से दलित और आदिवासियों की लगातार लोग जो है सरकार उनको बदनाम करने या उनको बेइज्जत करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। साथ जिस तरीके से इसके आरोप को लगाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट पे साफ तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। कल दोपहर में नवागत बीएसए जितेंद्र गौड़ ने आगरा में अपना चार्ज संभाला। चार्ज लेने के बाद समस्त कर्मचारियों ने उनका बुके और फूलों से सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने परिसर में भ्रमण किया, जहां पर गंदगी दिखी वहां साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा परिसर में जहां गुटखे की पीक दिखाई दिए, उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कोई भी परिसर में गुटखा की पीक करते हुए पाया जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना उस पर वसूला जाएगा। इसके अलावा शिक्षण के कार्य में कोई भी लापरवाही पाने पर उन्होंने कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जुलाई सत्र होने के बाद कोई भी लापरवाही पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अनियमितता पाए जाने पर शिक्षक समझ लें कि नवागत से अब एक्टिव मोड में है, तो निश्चित तौर से उन्होंने साफ निर्देश कर दिया है कि चाहे कोई शिक्षण संस्थान का कार्य हो या अन्य कर्मचारियों के लेकर कोई भी समस्या आती है तो कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि नवागत से अपने कार्रवाई को किस तरह आगे बढ़ाएंगे, लापरवाही पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। कल दोपहर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शौरतगढ़ थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अपने अपने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले प्रधानों को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सम्मानित किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के उपलब्धियों के बारे में बताते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बाकी बचे गांवों में भी लोगों को कैमरा लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में ऑपरेशन कवच के तहत सुरक्षा समिति सदस्यों और ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सुरक्षा समिति सदस्यों को उनके कार्यों के प्रति जागरूक रहने का भी आह्वान किया। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि शौरतगढ़ थाना क्षेत्र के 14 गांव में 100 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं और करीब 14 गांव जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बाकी बचे गांव में भी ग्राम प्रधानों से सीसीटीवी लगवाने को लेकर अपील की है, ताकि शहर, चौराहों और गांव जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लैस हो सके और क्राइम के अनावरण में आसानी हो सके। राजधानी लखनऊ में नगर निगम शिकायतों के निस्तारण में पिछड़ता जा रहा है। स्मार्ट सिटी और आईजीआरएस से हर दिन सैकड़ों शिकायतें आ रही। अगर बात करें स्मार्ट सिटी में पिछले 23 जून से लेकर के 29 जून के बीच में यानी कि 7 दिनों में मात्र 2436 शिकायतें आई, जिसमें से मात्र 700 शिकायतों का ही निस्तारण हो पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम अपनी शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं कर पा रहा। वहीं सबसे ज्यादा शिकायतें जलकल विभाग से संबंधित आ रही है, क्योंकि जलकल विभाग में कहीं ना कहीं जीएम जो जलकल है उनसे शहर की जो जिम्मेदारी वो नहीं संभाल रही। राजधानी लखनऊ में नगर निगम शिकायतों के निस्तारण में पिछड़ता जा रहा है। स्मार्ट सिटी और आईजीआरएस से हर दिन सैकड़ों शिकायतें आ रही। अगर बात करें स्मार्ट सिटी में पिछले 23 जून से लेकर के 29 जून के बीच में यानी कि 7 दिनों में मात्र 2436 शिकायतें आई, जिसमें से मात्र 700 शिकायतों का ही निस्तारण हो पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम अपनी शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं कर पा रहा। वहीं सबसे ज्यादा शिकायतें जलकल विभाग से संबंधित आ रही है, क्योंकि जलकल विभाग में कहीं ना कहीं जीएम जो जलकल है उनसे शहर की जो जिम्मेदारी वो नहीं संभाल रही। राजधानी लखनऊ में नगर निगम शिकायतों के निस्तारण में पिछड़ता जा रहा है। स्मार्ट सिटी और आईजीआरएस से हर दिन सैकड़ों शिकायतें आ रही।
अगर बात करें स्मार्ट सिटी में पिछले 23 जून से लेकर के 29 जून के बीच में यानी कि 7 दिनों में मात्र 2436 शिकायतें आई, जिसमें से मात्र 700 शिकायतों का ही निस्तारण हो पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम अपनी शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं कर पा रहा। वहीं सबसे ज्यादा शिकायतें जलकल विभाग संबंधित आ रही है, क्योंकि जलकल विभाग में कहीं ना कहीं जीएम जो जलकल है उनसे शहर की जो जिम्मेदारी वो नहीं संभाल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में डॉक्टर लाल लैब के कलेक्शन सेंटर में हुए फर्जीवाड़े मामले में सीएमओ की बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएमओ ने 2 एसीएमओ की टीम गठित की है, जिसमें 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। आपको बता दें, गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता अवनीश चौधरी ने बताया कि उन्होंने कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर की लाल लैब से अपनी एक रिपोर्ट की थी, जिसमें रिपोर्ट में कलेक्शन सेंटर द्वारा गलत रिपोर्ट दे दी गई, जिसको लेकर पीड़ित ने एक शिकायत सीएमओ से की थी। हालांकि पीड़ित ने जो है लाल लैब के कलेक्शन सेंटर को व मेन लाल लैब की जो मेन लैब है मेरठ को 20 लाख रुपए की मानहानि का भी नोटिस भेजा है। देखते हैं इसमें प्रशासन जल्द से जल्द क्या। राजधानी का नाका थाना हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। नाके थाने की अगर बात की जाए तो बेहतर पुलिसिंग और मजबूत पेट्रोलिंग के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे तब हवा हवाई हो जाते हैं जब एक व्यापारी के घर में 4 नकाबपोश बदमाश घुसते हैं, व्यापारी और उसकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। महज खाना पूर्ति के लिए नाके थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। अगर हम बात करें व्यापारी प्रेमचंद की, तो वो पूरी तरीके से घायल है, उसकी पत्नी भी घायल है। दोनों ही दंपति दहशत में है कि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर नाका थाने इलाके में इस तरीके की वारदात करके बदमाश फरार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। फिलहाल देखना होगा कि दंपति की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं और आने वाले दिनों में नाका पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है, क्या वो दावे कागजी रहेंगे या फिर कोई जमीनी हकीकत वाली कार्रवाई भी की जाएगी। कर रहे छात्रों को सांप ने डस लिया, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बताते चले कि बीएससी की पढ़ाई के लिए कोचिंग कर रहे छात्रों को मौत हो गई है। वहीं दूसरे छात्र को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है और उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे थे यह फतेहाबाद तहसील के नीवरी गांव के रहने वाले थे, जो कि कोचिंग में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे। बहरहाल पूरा परिवार है वो मौत से कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरे बच्चे को बचाने के लिए लोगों द्वारा तमाम भगवान से प्रार्थना की जा रही है और बच्चे को स्वस्थ होने की भी कामना की जा रही है। मौजूद हूँ बिजनौर के नगीना देहात उस घर के नज़दीक, जहाँ पर कुछ समय पहले डीजे के दौरान सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रही थी। जी हाँ, आपको बताते चलूँ बिजनौर के नगीना देहात में एक वीडियो तो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसका संज्ञान एसपी बिजनौर नीरज कुमार जादव ने तुरंत लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जी हाँ, आपको बताते चले बिजनौर में जो तमंचे की वीडियो वायरल हुई, तत्काल प्रभाव इस लड़के के पिता परशुराम को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिलहाल लड़का अभी फरार है। आपको बताते हैं लगभग बिजनौर में अगर कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो तत्काल उस पर एक्शन भी देखने को। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में अनूपशहर पर आए परिवार में 10 साल के मासूम बच्चे का 2 दिन पहले गंगा में डूब गया था, जहां प्रशासन की टीम ने गोताखोर की मदद से आज सबको बरामद किया है। हालांकि आपको बता दें, अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आया था। अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला बताया जा रहा बच्चा, जहाँ प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुँची। गोताखोर की टीम के माध्यम से अमन को सकुशलता आज गंगा से बरामद कर लिया है। परिवार में रो रो का बुरा हाल है। अब देखना होगा, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। परिवार में पूरी तरीके से कोहराम सा मच गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में अनूपशहर पर आए परिवार में 10 साल के मासूम बच्चे का 2 दिन पहले गंगा में डूब गया था, जहां प्रशासन की टीम ने गोताखोर की मदद से आज सबको बरामद किया है। हालांकि आपको बता दें, अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आया था। अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला बताया जा रहा बच्चा, जहाँ प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुँची। गोताखोर की टीम के माध्यम से अमन को सकुशलता आज गंगा से बरामद कर लिया है। परिवार में रो रो का बुरा हाल है। अब देखना होगा, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। परिवार में पूरी तरीके से कोहराम सा मच गया है।
बिठूर स्थित ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क में एक बार फिर बाउंसरों की गुंडागर्दी और दबंगई सामने आई है। मामूली विवाद में थीम पार्क में आए एक युवक को बाउंसरों ने बेरहमी से पीट दिया। उसके आंख में गंभीर चोट आई है। युवक ने ब्लू वर्ल्ड से बाहर निकलकर संबंधित थाने में इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही बिठूर व चौबेपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को 2 घंटे तक ब्लू वर्ल्ड में बैठाए रखा और बाउंसरों पर कार्रवाई का आश्वासन देते रहे। लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद युवक को चले जाने ने कहा, लेकिन बाउंसरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इससे एक बात तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं ब्लू वर्ल्ड के संचालक के दबाव में अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। आपको बताते चले, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क में इस तरह की मारपीट व बाउंसरों की दबंगई व गुंडागर्दी अक्सर देखने को मिलती है और पुलिस जो उस थीम पार्क में आए युवकों को सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। आखिर ब्लू वर्ल्ड संचालक का किस तरह का दबाव है जो पुलिस ऐसे संचालकों पर कार्रवाई नहीं कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दबंगई जो वहाँ के बाउंसरों की लगातार देखने को मिलती है, अक्सर मारपीट घटनाएं सामने आती हैं। सिर्फ हर बार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं करते। क्या इस मामले को लेकर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अभी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं क्या? यह एक बड़ा सवाल है। अब देखने की बात यह होगी, जिस युवक को आँख में गंभीर चोट आई है, क्या उसकी तहरीर पर कार्रवाई होगी या फिर उसे भी सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन मिलेगा? आगरा के खीरागढ़ तहसील में एक महिला ने उप जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। कट्टी लेकर के डीजल की लेकर के आई थी, जिसने उप जिला अधिकारी खीरागढ़ के कार्यालय के सामने उसको अपने ऊपर डाल लिया और आग लगाने का प्रयास किया। इसकी सूचना पर सामने बैठे ग्रामीणों ने और उप जिला अधिकारी के गार्डों ने दौड़कर महिला से माचिस को छीन लिया और आग नहीं लगा पाई। लेकिन ये पूरा मामला विद्या शर्मा का जो पूरा मामला है, नगला इमली के थाना जगनेर क्षेत्र की रहने वाली है, जिसका पूरा मामला ये है कि उसकी जमीन के लिए वो कई महीनों से तहसील के चक्कर लगा रही थी और लेखपाल पे भी 25,000 का रिश्वत का आरोप लगाया। पैसे लेने के बाद भी लेखपाल ने उसका काम और नापन नहीं की, जिसको लेकर के वो कई महीनों से तहसील खीरागढ़ के चक्कर लगा रही थी। जब उसको न्याय नहीं मिला तो आखिरी कदम उसने अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगाने का आत्मदाह का प्रयास किया, जिस पर उप जिला अधिकारी और तहसीलदार खीरागढ़ मौके पर आई। उन्होंने उस महिला को समझाया। इसकी सूचना थाना खीरागढ़ को भी दी गई, जहां खीरागढ़ एसओ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ में और सीओ खीरागढ़ महेश कुमार ने पहुंचकर महिला को समझा बुझाकर उसके गांव नगला इमली भेज दिया, जहां नायब तहसीलदार और टीम ने पहुंचकर मौके पर उसकी नाप शुरू कर दी है। तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर आज उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकली सास और बहू को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदकर वहां से ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रक को भी कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया और चालक की तलाश कर रही है। फिलहाल जिस तरह से तेज रफ्तार ट्रक निकलते हैं ओवरलोड और समय से पहुँचने के चक्कर में कहीं ना कहीं से वो राहगीरों को अपना निशाना बनाते हैं। लगातार तेज रफ्तार से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इस पर प्रशासन गंभीर नहीं। के अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में उस समय आग लग गई जब शॉर्ट सर्किट के चलते 2 तार आपस में जुड़ गए। देखते ही देखते आग ने अपना भयंकर रूप ले लिया। हालांकि आग को देख करके फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत ही फायर सर्विस विभाग को सूचना दी और मौके पर पहुंचे लगभग 3 दमकलों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अब इस फैक्ट्री में आग के बाद लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं जिला प्रशासन इस आग का कारण ढूंढने पड़ा है। देखना ये होगा कि फैक्ट्री में लगी आग के चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि फायर इंस्ट्रूमेंट या किसी और की कमी हो। इसको लेकर के अब फैक्ट्री पर भी कार्रवाई के विषय में जांच चल रही है। के अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में उस समय आग लग गई जब शॉर्ट सर्किट के चलते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है, वहीं है कि अमेठी में उसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि जहां अमेठी तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक को अभी रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने घूस लेते हुए पकड़ा था, वहीं मुसाफिर खाना में एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहां पर
कि सर्वेश कुमार भदौर निवासी ने आरोप लगाया है कि लेखपाल ने पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांगी है और रिश्वत लेने के बाद भी पैमाइश नहीं किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी के आरोप में कितनी सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो किस तरह के अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पीड़ित ने डीएम सहित अन्य अधिकारियों को ऑनलाइन निवेदन किया है और ऑनलाइन तहरीर दी है और शिकायत किया है। अब देखना ये होगा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां जीरो मनियाहू तहसील के जयरामपुर में आज दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को मार डाला, उसके बाद खुद फांसी पर चढ़ा, जिसको देखते हुए 5 शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हर पहलू पर पुलिस वहां पर जांच कर रही है। मौके पर सीओ थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं कि आखिर में क्या कारण से व्यक्ति ने 3 बच्चों और पत्नी और अपने खुद फांसी पे चढ़ गया। क्या इसके हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर में ये 5 मौत किस कारण से हुई है, जिसको लेकर हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है और पूरी तरह से मनियाहू तहसील में तो पूरी तरह से पुलिस की छावनी में तब्दील हो गई है कि आखिर में क्या कारण रहा इन 5 मौत। कुशीनगर में पागल घोड़े के आतंक से कई लोग परेशान हैं। हालांकि इस घोड़े के काटने की वजह से लगभग आधा दर्जन से ऊपर लोग घायल हो गए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के पटौना नगर पालिका का है, जहां पर गंडक कॉलोनी में एक पागल घोड़े का आतंक मचा हुआ है। यह पागल घोड़ा नगर में अलग अलग कॉलोनियों में घूमकर लगभग अब तक आधा दर्जन से ऊपर लोगों को काट चुका है, जिसके वजह से लोग घायल हैं और जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले 2 लोग इसका शिकार हुए हैं, जो गंडक कॉलोनी के कर्मचारी हैं, जो सर्वे करने के लिए गए थे और इन दोनों कर्मचारियों को पागल घोड़े ने दौड़ा के काट लिया है और अब इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि नगरवासियों की ये शिकायत है कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें इसके बारे में बताया गया, लेकिन अब तक जिम्मेदार कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बताते हैं नगरवासी कि इसके बारे में वन विभाग की टीम को बताया गया था और पशुपालन विभाग को भी बताया गया था। साथ ही नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी इस मामले को लेकर अवगत कराया जा चुका है और कई दिन बीत गए हैं, लेकिन कई दिन बीतने के बाद और लगातार यह घोड़ा घटना को अंजाम देते जा रहा है।